हेलो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दंत क्षरण तक पढ़ लिया था पार्ट 2 में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। तो आगे तब आप लोगों ने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा नोट्स का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे श्वसन। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, श्वसन की प्रक्रिया में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। नंबर 1 क्या है, देखो, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करना। नंबर 2 है भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करना, ठीक है। जो भोजन होता है ना, भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना होता है, ठीक है। नंबर जैसे भोजन प्लस ऑक्सीजन तो एरोगन क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनती है, ठीक। श्वसन का वास्तविक अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमारे शरीर में इसका संचयन जीवधारी के लिए हानिकारक होता है। हम लोग जो अपने सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, और जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, ओके। उसके बाद हेडिंग है श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो श्वसन के प्रकार हैं, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है वायवीय श्वसन। यह वायवीय श्वसन क्या होता है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन के स्थान पर है। इसका श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी कितना होता है, 38 एटीपी बनते हैं। इस श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 व जल होते हैं। क्या होता है, CO2 व जल होते हैं। रिएक्शन मेरे पास है, ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। तो पायरूवेट बनता है। क्या बनता है, पायरूवेट के 2 अणु, और पायरूवेट के 2 अणु माइटोकॉन्ड्रिया से होकर जाए तो क्या बनता है, 6CO2 CH2O और 38 ATP। ये रिएक्शन आप लोगों को याद करनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अवायवीय क्या है, अवायवीय श्वसन होता है, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब ये वहाँ पे क्रिया होती है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। इसमें भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ईस्ट व कुछ जीवाणु अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज एथेनॉल व CO2 में टूट जाता है, ओके। तो ये रिएक्शन मेरे पास लिखी है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। इसका नोट्स का PDF मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से मात्र 2 ATP अणु प्राप्त, मतलब अगर ग्लूकोज का एक अणु है तो उससे हमको कितने ATP मिलेंगे, 2 ATP मिलते हैं। मानव में देख लेते हैं हम लोग। मानव जो है ये नोट पॉइंट में है। मानव वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किंतु अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के दौरान जब रक्त द्वारा होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति की तुलना में पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग अधिक तेजी से होता है तो हमारे मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होने लगता है। इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल बनता है। पेशियों में बना यह लैक्टिक अम्ल पेशीय जड़कन या ऐंठन उत्पन्न करता है। जैसे आप लोगों ने देखा, जब आप लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अंदर से बहुत पसीना टाइप का निकलता है, बहुत सी निकलता है, ठीक है। तो उस टाइम में आपको सांस जो है बहुत तेज़ी से लेनी होती है, तो उसमें हम लोग कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण कर लेते हैं और कुछ ऑक्सीजन भी, ठीक है। चलिए ATP देखते हैं हम लोग। ATP क्या होता है, ATP का फुल नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आप लोग याद कर लें, इसका फुल नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, देखो, श्वसन द्वारा उत्पन्न संपूर्ण ऊर्जा जीव द्वारा तुरंत उपयोग में नहीं की जाती। मतलब जो भी श्वसन द्वारा ऊर्जा हम लोग लेते हैं वो तुरंत उपयोग में नहीं ली जा सकती है, वरन इसे शरीर कोशिकाओं में ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसे हम किस रूप में संचित करते हैं, ATP के रूप में संचित कर लेते हैं, जिसे आवश्यकता पड़ने पर जीवधारी द्वारा उपयोग में ली जाती है। अब जिस हम लोग जो भोजन करते हैं हम तुरंत तो उपयोग में लेते नहीं उसको,
हम लोग भोजन को कर लेते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम उसका यूज करते हैं। ठीक, तो कार्बन अगले श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को एडीपी व अकार्बनिक फास्फेट एटीपी अणु बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो कैसे, देखो एडीपी को हम बोलते हैं डाईफास्फेट निम्न ऊर्जा, डाईफास्फेट निम्न ऊर्जा, ये अकार्बनिक फास्फेट होता है पी, ठीक है, और प्लस ऊर्जा, तो हमको क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। ठीक है, एडीपी का जो फुल नाम होता है वो होता है एडिनोसिन। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। जल कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो जल के उपयोग के एक एटीपी टूटकर ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में कितना होता है, 30.5 किलो जूल मोल समतुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा कोशिकाओं में होने वाली एडेनोसिन रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया जो आपने देखी होगी में प्रयुक्त है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया पूछा गया, तो ऊष्मा शोषी वो अपक्रिया होती है जो ऊष्मा को ग्रहण करती हैं। ठीक है, एक वो होते हैं जो ऊष्मा त्याग का करती हैं, और एक वो होते हैं जो ऊष्मा का ग्रहण करती हैं। जो ऊष्मा का ग्रहण करती हैं उनको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। चलिए पौधों में श्वसन देख लेते हैं हम लोग, पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो पौधों में श्वसन, हेडिंग है पौधों में श्वसन। तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधों में गैसीय आदान प्रदान किया जाता है। जो पौधे होते हैं वो गैसीय आदान प्रदान करते हैं। पहली हेडिंग है मेरे पास, आ पॉइंट है, आप नंबर 1 डाल लेना। ठीक है, दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कुछ मात्रा के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, कुछ मात्रा के लिए प्रयुक्त की जाती है, शेष वायुमंडल में विसरित कर दी जाती है, और बाकी जो बची हुई क्या होती है उसको हम वायुमंडल में पुनः भेज देते हैं। जबकि श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की संपूर्ण मात्रा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कर ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ अतिरिक्त मात्रा वायुमंडल से ग्रहण कर ली जाती है। अतः दिन के समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन बाहर विसरित की जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर विसरित होती है। तो पौधे क्या करते हैं, जब ये सांस लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। तो पौधे कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। और मनुष्य कौन सी ग्रहण करते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इसमें बी पॉइंट है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जो पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं तो रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, अतः केवल श्वसन की प्रक्रिया होती है। अतः रात के समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन अंदर विसरित होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड। अगली हेडिंग है मेरे पास, प्राणियों में श्वसन। तो प्राणियों में श्वसन कैसे होता है, देखो प्राणी क्या होते हैं, देखो जलीय जीवों में श्वसन, प्राणियों में जलीय जीवन भी होते हैं। तो जलीय जो जीव होते हैं वो सांस जो है वो कैसे लेते हैं, तो देखो प्राणी जो जल में रहते हैं जल में विलय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। मछली जैसे जलीय जीवों में सांस लेने के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जो क्लोम या गिल्स कहलाते हैं। जो मछलियाँ होती हैं जिससे ये सांस लेती हैं उनको हम लोग बोलते हैं गिल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उनको, गिल्स बोलते हैं। मछली अपने मुख द्वारा जल को अंदर लेकर उसे क्लोमो के रूप में गुजारती है। कहाँ से गुजारती है, क्लोमो, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, गुजारती है। क्लोमो के ऊपर से गुजरते जो जल होता है में ऑक्सीजन क्लोमो द्वारा ग्रहण जाकर रक्त द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और शरीर के सभी अंगों को पहुँचाती। इस प्रकार उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा वापस क्लोमो तक लाई जाती है और जल में विसरित हो जाती है। तो ये होता है जलीय जीव जो सांस लेते हैं, उसके बारे में किस तरीके से ये सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है मेरे पास, मानव में श्वसन, कि मनुष्य जो होते हैं वो सांस किस तरीके से लेते हैं। तो यही श्वसन के ऊपर ही है सब। ठीक है, तो श्वसन क्या होता है, देखो मानव में श्वसन तंत्र किस तरीके, जैसे मानव जो मनुष्य होते हैं वो सांस किस तरीके से, वो नाक द्वारा, जो उनकी नासा होती है उसके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसी के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो देखिए नासा एवं नासा मार्ग,
तो श्वसन के लिए वायु हमारे शरीर में नाक या नासा छिद्रों द्वारा खींची जाती है। नासा मार्ग महीन रेशों एवं श्लेष्मा पर स्थित होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी जो नासा होती है नाक, उसमें आपने देखा छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल इसलिए होते हैं कि जिससे कोई भी मिट्टी के धूल कण जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ना जा पाए, जिससे जब वायु नासा मार्ग से गुजरती है तो उसमें उपस्थित धूल कणों एवं अशुद्धियों को इनके द्वारा रोक लिया जाता है। ठीक है, वो जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनका काम क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं उनको ये बाहर रोक देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, नंबर 2 आता है श्वसन नली। श्वसन नली क्या होता है, नासा मार्ग से वायु ग्रसनी एवं यहाँ से श्वास नली में जाती है। श्वास नली में उपस्थित वलय मौजूद होते हैं, जिससे इसमें जब कुछ वायु नहीं होती है तब भी ये नहीं दबती। मतलब यहाँ पे अगर कोई वायु नहीं होती है तब भी ये आपस में दबते नहीं है। श्वसन नली के ऊपरी सिरे में कंठ एवं लैरिक्स या वाय यंत्र होता है। श्वास नली अपने निचले सिरे पर 2 श्वास नलियों से विभाजित होती है। ये 2 जगह डिवाइड होती है। उसमें नंबर 3 आता है फुसफुस। ठीक है, तो दोनों श्वसनियाँ दोनों ओर फेफड़ों में चली जाती हैं। जो दोनों श्वसनियाँ होती हैं वो 2 फेफड़े होते हैं तो दोनों फेफड़ों में चली जाती हैं। फेफड़े बच्च गुहा में पाए जाते हैं। फेफड़ों में प्रत्येक श्वसनिकाओं में विभाजित होती है। इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरों पर थैली नुमा एक वायु कोश होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कुपिका कहते हैं। इन कुपिकाओं को भित्ति अत्यंत पतली होती है एवं बहुत ही महीन परत की कोशिकाओं से घिरी होती है। ये जो कुपिकाएँ होती हैं ना, ये कुपिकाएँ ही वह स्थान है जहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है। मतलब जहाँ पे हम लोग गैस का आदान प्रदान करते हैं उसी को हम बोलते हैं कुपिका। ठीक, अगली हेडिंग आती है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के देखो, बच्च गुहा डायाफ्राम नामक पेशी ये पर्दे द्वारा उदार गुहा से पृथक होता है। ठीक, तो ये नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग अच्छे से देख देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, मानव। अगली हेडिंग है मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। तो इसका हमने आपको फिगर दिखा दिया था। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आपको फिगर दिखाया था। तो इसके बारे में जो है वो मैंने एक जगह पे नोट करके लिख दिया, पूरा PDF बना दिया है इसका। तो इसमें क्या होता है, देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं, साथ ही डायाफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे बच्च गुहिका का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से बच्च गुहिका के अंदर वायु का दाब कम हो जाता है। चूँकि वायु दाब अपेक्षाकृत ज़्यादा है, अतः वायु नासा से होते हुए अंदर प्रवेश कर कुपिकाओं में भर देती हैं। कुपिकाओं में रक्त कोशिकाओं का सघन जाल होता है। यहाँ ऑक्सीजन कुपिकाओं की महीन झिल्ली से रक्त में विसरित हो जाती है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं के मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर कोशिकाओं तक पहुँचता है, जहाँ ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित हो जाती है। इसी में है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से रक्त में विसरित होकर रक्त प्लाज्मा में समुद्र में विलय हो जाती है। ये क्या होती है, समुद्र में विलय हो जाती है। ठीक है, मौजूद जल में विलय हो जाती है और रक्त फेफड़ों तक लाई जाती है, जहाँ श्वास निकालते समय पसलियाँ अंदर की तरफ जाती हैं तथा डायाफ्राम गुदा होकर बाहर की तरफ आयतन बढ़ा देता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, जब आप सांस लेते हैं, आप सांस लें, ठीक है, जब सांस आप ग्रहण करते हो तो आप देखिए आपकी जो पसलियाँ वो अंदर साइड जाती हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ बाहर की तरफ आती हैं। ठीक है, यही आपने लिखा गया है। उसके बाद आता है वहन। ये क्या होता है, देखो, मानव वहन तंत्र मुख्य रूप से निम्न भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है हृदय और दूसरा होता है रुधिर वाहिकाएँ। ठीक है, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हृदय क्या होता है, तो चलिए हम लोग हृदय देख लेते हैं। ठीक है, हृदय, हमारा हृदय जो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जो हृदय होता है वो कैसा होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। 4 कोष्ठों से मिलकर बना है। ऊपर वाले 2 कोष्ठ आलिंद व नीचे के 2 कोष्ठ निलय होते हैं। मतलब इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। प्रत्येक तरफ का अलिंद अपनी ओर के निलय के एक वाल्व द्वारा खुलता है। इस वाल्व की वजह से रक्त का प्रवाह आलिंद से निलय की ओर होता है, किंतु विपरीत दिशा में नहीं होता। ये कभी विपरीत दिशा में नहीं होते हैं। हृदय का बाईं तरफ का भाग ऑक्सीजन रक्त
ठीक है, ऑक्सीजन रक्त का, जबकि दाएं तरफ का भाग विऑक्सीजनित रक्त परिवहन होता है। ओके, शरीर के विऑक्सीजनित रक्त जैसे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो यहाँ पे होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, दाएं अलिंद के शिथिल होने पर उसमें आकर भर जाता है। इस अलिंद के सिकुड़ने पर दायां अलिंद फैलता है, मतलब जब एक अलिंद सिकुड़ता है तब दूसरा वाला निलय फूलता है। ठीक है, रक्त दाएं निलय में आ जाता है। अब दाएं निलय के संकुचित होने पर रक्त फुफ्फुस धमनी एवं ऑक्सीजनीकृत के लिए फुफ्फुस पंप द्वारा कर लिया जाता है। फुफ्फुस में विऑक्सीजनित रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड गैस विसरित होकर फुफ्फुस में आ जाती है तथा सांस के साथ ली जाती है। ऑक्सीजन फुफ्फुस कोशिकाओं के विसरित होकर रक्त में आ जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लें तो ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली हेडिंग देख लेते हैं क्या है। देखो, अगली हेडिंग है मेरे पास, हृदय में ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित का पृथक्करण कैसे होता है। तो देखो, हृदय के दोनों अलिंद अंतर अलिंद पट्ट द्वारा, दोनों निलय अंतर निलय पट्ट द्वारा विभाजित होते हैं। इस लाइन को आप लोग ज़रा थोड़े से सही से पढ़ लें, समझ लें। ठीक है, ये दोनों पट्ट ऑक्सीजनीकृत एवं विऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलाने से रोकते हैं। मतलब इनका काम क्या होता है, ये एक दूसरे को ऑक्सीजन से मिलाने से रोकते हैं। पक्षी एवं स्तनधारियों में जहाँ शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है, वहाँ रक्त के इस प्रकार के पृथक्करण से कोशिकाओं को ऑक्सीजन को बेहतर आपूर्ति प्रदान होती है। ठीक, अगली हेडिंग है मेरे पास, रक्तचाप क्या होता है। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें रक्तचाप को। ये क्या होता है, हृदय द्वारा जिस दाब पर रक्त पंप किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। निलय संकुचन के दौरान धमनी में उत्पन्न दाब संकुचन द्वारा निलय शीतलन के दौरान धमनी में उत्पन्न अनुशीतलन दाब कहलाता है। ओके, ये भी आप लोग पढ़ लें। उसके बाद आता है रुधिर वाहिकाएं, इनमें होते हैं धमनियाँ। तो धमनियाँ क्या होती हैं, देखो, तो वे नलिकाएं जो रक्त को हृदय के रूप में अंगों तक ले जाती हैं। नंबर 2 होता है इनकी भित्ति मोटी व लचीली होती है। नंबर 3 है इनमें रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व नहीं होते हैं। ये मैं नोट बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग नोट कर लें इनका। सिराएँ क्या होती है, देखो, वे नालिकाएँ जो रक्त के शरीर को विभिन्न एकत्र द्वारा हृदय में लाती हैं। नंबर 2 इनकी भित्ति मोटी व लचीली नहीं होती है। और नंबर 4 है इनमें रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं और जो धमनी थी उनमें नहीं पाए जाते हैं। ओके, आगे ये लसिका है तो आप लोग इसको भी पढ़ लें। ठीक है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग सभी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, मैं इसका PDF आपको दे दूंगा यहाँ पे। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, लसिका देखो हम आपको दिखा देते हैं क्या होती है लसिका। ये है, यह रंगहीन रुधिर प्लाज्मा जैसा द्रव है जो कोशिकाओं की भित्ति से रितकर ऊतकों को अंतरकोशीय अवकाश में आ जाता है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है तथा विशिष्ट। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका मैंने नोट जो है मैं आपको PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर लें, पादप में उत्सर्जन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, और क्या क्या इम्पोर्टेंट मैं आपको सभी चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ से। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें, अपोहन को। ओके, और उसके बाद आप लोग मानव उत्सर्जन तंत्र, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया और मैंने इसका पूरा PDF बना दिया है, तो आप लोग अच्छे से इसको लिख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा या मैं जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।